कहते हैं ना, खुशी बांटने से बढ़ती है। लेकिन क्या होता है जब बांटने को खुद के पास तो कुछ ना हो। आज मैं आपको एक ऐसे बच्चे की कहानी सुनाती हूँ जिसने सिखाया कि सबसे अमीर वो नहीं जिसके पास सब कुछ है, बल्कि वो है जिसके पास देने वाला दिल है। अर्जुन बेटा, आज बस यही रोटी है। आधी तू खा ले, आधी मैं खाऊंगी। नहीं माँ, मैं सिर्फ चौथाई खाऊंगा। तुमने कल से कुछ नहीं खाया है। अरे नहीं बेटा, तू बढ़ता बच्चा है, मुझे भूख नहीं है। माँ झूठ बोल रही थी, जैसा कि हर माँ अपने बच्चे के लिए करती है। उसे भूख थी, लेकिन माँ का प्यार ऐसा ही होता है। अर्जुन समझ गया था कि माँ उसके लिए खुद को भूखा रख रही हैं। अर्जुन स्कूल जाते समय रास्ते में अपने पिता को काफी याद करता है। काश पापा, आप हमारे साथ होते। आपकी बहुत याद आ रही है आज। बस आप ऊपर से आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं बड़ा होकर वकील बनूं और माँ को सब कुछ दे सकूं। तभी अचानक एक बूढ़ा भिखारी रास्ते में मिलता है और उसके आगे रोने लगता है। बेटा, मुझे 2 दिन से कुछ नहीं मिला है। कुछ मिल जाए तो। अर्जुन के पास सिर्फ आधी रोटी थी, उसका टिफिन। वो जानता था कि घर में और कुछ नहीं है, लेकिन उस बूढ़े दादाजी की आंखों में भूख दिखी। दादाजी, मेरे पास सिर्फ ये आधी रोटी है, आप खा लीजिए। अरे बेटा, तू तो अभी बच्चा है, तुझे भी भूख लगी होगी। दादाजी, आप मुझसे बड़े हैं, पहले आप खाइए। मैं स्कूल से आकर ना खा लूंगा पेट भर के। दादाजी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि एक गरीब बच्चा अपना खाना उनके साथ बांटेगा। बेटा, तू सिर्फ आधी रोटी नहीं, अपना पूरा दिल मुझे दे रहा है। भगवान तुझे बहुत खुशियां देगा। याद रख, जिसके पास देने वाला दिल है वही सबसे अमीर है। अर्जुन हमेशा क्लास में फर्स्ट आता था, लेकिन उसकी फीस बकाया थी। प्रिंसिपल शर्मा ने उसे ऑफिस में बुलाया। अर्जुन, तुम बहुत होशियार हो, हमेशा फर्स्ट आते हो, लेकिन तुम्हारी फीस क्यों समय पर नहीं आती है? सर, मैं जानता हूँ, माँ कहती है अगले महीने दे देंगे। मैं क्या करूँ, मुझे खुद शर्मिंदगी महसूस होती है। बेटा, मैं तुम्हें डांटने नहीं बुलाया हूं। आज तुम उदास भी लग रहे हो, कुछ बात है क्या? नहीं सर, कुछ नहीं, कोई बात नहीं है। तुमने टिफिन नहीं खाया? हमेशा खाली टिफिन बॉक्स देखता हूं मैं तुम्हारा। सर, मैंने ना मैंने किसी भूखे को खाना खिला दिया। क्या मतलब? तुम भी तो बच्चे हो। सर, जब कोई भूखा मिल जाता है तो मैं अपना खाना बांट देता हूँ। मैं बाद में खा लूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं सबको सोचता हूँ कि पेट भरा रहे। प्रिंसिपल साहब को अर्जुन की बात पर विश्वास नहीं हुआ। एक गरीब बच्चा जो फीस भी नहीं भर सकता, वो दूसरों की मदद कैसे कर सकता है। वो चुपचाप अर्जुन के पीछे गए और उन्होंने सब कुछ देखा। अगले दिन प्रिंसिपल साहब छुपकर अर्जुन के पीछे जाते हैं और जो देखते हैं वो उनकी सोच से कहीं परे था, कहीं जुदा था, बहुत ज्यादा था। यह बच्चा वाकई रोज अपना खाना बांटता है, सिर्फ एक आदमी को नहीं, रास्ते में जितने भी भूखे मिलते हैं। अर्जुन एक छोटी बच्ची को भी अपना पानी देते हुए बोलता है। बहन, तुम प्यासी लग रही हो, ये पानी पी लो। मैं स्कूल के नल से ना दोबारा भर लूंगा। इतना छोटा है लेकिन इतना बड़ा दिल। यह बच्चा मेरे स्कूल का गर्व है। फीस की चिंता में इसकी पढ़ाई नहीं रुक सकती। अर्जुन, मैंने तुम्हें देखा है, तुम सिर्फ पढ़ाई में तेज नहीं हो बल्कि दिल के भी अमीर हो। सर, मतलब। तुम वकील बनना चाहते हो ना? तुम्हारा सपना क्या है? हाँ सर, मैं वकील बनकर माँ बापों का सपना पूरा करना चाहता हूँ और जितने गरीब लोग हैं उनकी भी मदद करना चाहता हूँ, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं है। अर्जुन, आज से तुम्हारी पढ़ाई की पूरी जिम्मेदारी मेरी है। बुक्स से लेकर आगे की हायर एजुकेशन तक सब कुछ स्कूल की तरफ से। सर, लेकिन क्यों? मैं तो फीस भी नहीं भर सकता। क्योंकि तुमने मुझे सिखाया है कि एजुकेशन सिर्फ बुक्स से नहीं आती। तुम भूखे रहकर भी दूसरों की मदद करते हो। मैं चाहता हूं कि तुम बड़े होकर और भी लोगों की मदद करो। यही मेरा भी सपना है। सर, आप मेरी तरह लोगों की मदद करना चाहते हैं? हाँ बेटा, लेकिन मैं डायरेक्ट नहीं कर सकता, तुम्हारे जरिए कर सकूंगा। तुम मेरे हाथ बनोगे गरीबों की मदद के लिए। अर्जुन की मेहनत और प्रिंसिपल साहब की मदद से वक्त बीतता गया। प्रिंसिपल शर्मा हमेशा कहते थे,
अर्जुन, तुम सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि उन सभी गरीब लोगों के लिए पढ़ रहे हो जिनकी तुम आगे मदद करोगे। अर्जुन पढ़ाई में और भी तेज हो गया क्योंकि उसके पास अब एक बड़ा सपना था। अर्जुन अपनी माँ को प्रिंसिपल के बारे में बताता है। माँ, प्रिंसिपल सर कहते हैं कि मैं उनके सपने को पूरा करने वाला हूँ। वो चाहते हैं कि मैं बड़ा होकर गरीब लोगों की मदद करूँ। बेटा, प्रिंसिपल सर का दिल भी तुम्हारी तरह ही बड़ा है। वो समझ गए हैं कि तू कितना अच्छा बच्चा है। 10 साल बाद अर्जुन अब वकील बन गया है। माँ, आज मैंने अपना पहला केस जीता है। अब तुम्हें कभी भूखा नहीं रहना पड़ेगा। बेटा, मैं हमेशा से गर्व करती रही हूँ तुझ पर। तूने भूखा रहकर भी दूसरों की मदद की है। अर्जुन उसी गली से एक दिन निकलता है जहां से वो स्कूल जाया करता था। उसे वहां वही बूढ़े दादाजी मिले। बेटा अर्जुन, तू वकील बन गया। मैंने कहा था ना, भगवान तुझे खुशियां देगा। अरे दादाजी, आप मुझे पहचान गए? भला मैं उस बच्चे को कैसे भूल सकता हूँ जिसने मुझे अपनी आधी रोटी दी थी। दादाजी, अब मैं रोज यहाँ आकर भूखे लोगों को खाना बांटूंगा। आप मेरी मदद करेंगे? बिल्कुल बेटा। अर्जुन अब बड़ा वकील बनकर भी रोज गरीबों की मदद करता है। अर्जुन ने अपनी कमाई का एक हिस्सा हमेशा गरीब लोगों की मदद में लगाया। अर्जुन की कहानी हमें सिखाती है कि खुशी बांटने से बढ़ती है, प्यार लुटाने से बढ़ता है। चाहे आपके पास कम हो या ज्यादा, अगर आपके पास देने वाला दिल है ना, तो आप दुनिया के सबसे अमीर इंसान हैं, क्योंकि जिसके पास देने वाला दिल है वही सबसे अमीर है। मुंबई की एक तंग गली में 2 घर थे। एक पक्का मजबूत ईंट सीमेंट का बना हुआ, दूसरा कच्चा टीन की चादरों और मिट्टी से बना। पक्के घर में रहते थे सेठ गुप्ता और कच्चे घर में रामू अपनी छोटी सी दुनिया के साथ। दोनों घरों के नसीब अलग थे मगर दिल एक जैसे। सुनीता, देख बादल कितने काले हो गए हैं। लगता है इस बार बारिश जल्दी आ जाएगी। हाय राम, फिर से वही मुसीबत। छत से पानी टपकेगा, दीवारें गीली हो जाएंगी, छोटू कहाँ सोएगा। मम्मी, क्या हम भी गुप्ता अंकल के घर जैसा पक्का घर बना सकते हैं? बेटा, पहले रोटी का जुगाड़ हो जाए, तब सोचेंगे पक्के घर का सपना। और फिर एक रात शुरू हुई वो बारिश जो अमीरों के लिए खुशियों की बौछार थी, गरीब रामू के लिए मुसीबतों का तूफान बनकर आई। जैसे प्रकृति ने गरीब और अमीर के बीच का फर्क और भी गहरा कर दिया हो। सुनीता, जल्दी बर्तन निकाल, छत से पानी टपक रहा है। यहाँ भी, वहां भी। हाय भगवान, कहीं सूखी जगह ही नहीं मिल रही। पापा, मेरी किताबें भीग गई हैं। अब मैं कल स्कूल में क्या दिखाऊंगा? कोई नहीं बेटा, कोई बात नहीं, सूख जाएंगी। तू यहाँ मेरे पास आ जा, पापा है ना तेरे साथ। वही सेठ गुप्ता के घर का माहौल कुछ अलग ही था। मीरा, देखो कितनी अच्छी बारिश हो रही है। एसी भी बंद कर दें, ठंडी हवा आ रही है। हाँ जी, चाय बनाती हूँ, बारिश में पकौड़े भी अच्छे लगेंगे। तभी अचानक दीवार के पार से रोने की आवाज आने लगी। ये क्या आवाज है? लगता है रामू के घर से आ रही है। बारिश तेज होती गई और रामू की मुसीबतें बढ़ती गई। जैसे जैसे रात गहराती जा रही थी, रामू के परिवार की आंखों में डर बढ़ता जा रहा था। हर टपकने की आवाज उनके दिल में एक सवाल छोड़ जाती थी, क्या हम इस रात को जिंदा काट पाएंगे? रामू, पानी घर में घुस आया है, सारा सामान भीग गया, आटा भी खराब हो गया। हे भगवान, अब क्या होगा हमारा? आज कमाई भी नहीं हुई, बारिश में काम नहीं मिला, अब खाना भी नहीं बना सकेंगे। किस मुंह से बेटे से कहूं कि आज भूखे सोना पड़ेगा? मम्मी, पेट में बहुत दर्द हो रहा है, कुछ खाने को मिलेगा? बस बेटा, थोड़ी देर में पानी कम हो जाएगा, फिर कुछ बनाऊंगी। मम्मी की जान, जरा सब्र कर। तभी एक तेज आवाज आई दीवार गिरने की। अरे, पिछली दीवार गिर गई। सुनीता, छोटू को लेकर यहाँ से हट जा। कहाँ जाएं? चारों तरफ पानी ही पानी है। उस रात रामू का परिवार भीगी दीवार के सहारे खड़ा रहा। न खाना, न सूखे कपड़े, न आराम की नींद। कुछ समय बाद सेठ गुप्ता रामू के घर का दरवाजा खटखटाते हैं। रामू, रामू, दरवाजा खोलो। जी सेठ जी, आइए। हे भगवान, ये क्या हाल है तुम्हारा? मीरा, मीरा जल्दी आओ। हाय राम, सुनीता बहन, छोटू, तुम लोगों ने रात कैसे काटी? दीदी, हमारे पास कुछ नहीं बचा, सब कुछ बर्बाद हो गया। रामू, तुम अभी मेरे घर चलो, जब तक बारिश है तुम यहीं रहोगे।
नहीं सेठ जी, हम अपनी मुसीबत खुद संभाल लेंगे, आप परेशान मत होइए। पापा, मुझे बहुत डर लग रहा है। रामू के दिल में हलचल शुरू हो गई। उसका मन उसे कचोटने लगा। रामू भाई, ये वक्त है अभी परिवार को संभालने का, सोचने का नहीं। हम पड़ोसी हैं, फैमिली की तरह। और इस तरह सेठ गुप्ता के घर में रामू का परिवार पनाह लेता है। लेकिन अंदर मन में तूफान था कि इतने बड़े आदमी का कर्ज हम कैसे उतार पाएंगे। सुनीता, ये सूखे कपड़े पहनो और छोटू के लिए दूध गर्म कर रही हूं मैं। रामू परेशान मत हो, कल बारिश रुकेगी तो तेरा घर ठीक कराने में मदद करूंगा। सेठ जी, आपकी ये मेहरबानी मैं कैसे चुकाऊंगा? रामू, मेहरबानी नहीं, ये इंसानियत है। आज तू मुसीबत में है, कल मैं हो सकता हूँ। अंकल, आपका घर कितना सुंदर है, यहाँ पानी भी नहीं टपकता। बेटा, एक दिन तेरे पापा भी ऐसा ही घर बनाएंगे। चलो सब मिलकर खाना खाते हैं। दीदी, आप हमारे लिए बहुत परेशान हो रही हैं। सुनीता बहन, ये परेशानी नहीं, ये तो एक पड़ोसी होने का फर्ज है और एक तरह से ये अपनापन भी तो है। 3 दिन बाद बारिश रुकी। सेठ गुप्ता ने अपने वादे के मुताबिक रामू के घर की मरम्मत कराई। जरा मजबूत छत लगाना, अगली बारिश में कोई दिक्कत ना हो। और हाँ, पानी निकलने का भी इंतजाम कर देना। देखते ही देखते घर की मरम्मत पूरी हो गई। वहीं सुनीता नम आंखों के साथ उनके पास आती है। भगवान आपका भला करे सेठ जी, आपने हमारी जिंदगी बचा ली। अरे, अब हम तो पड़ोसी नहीं, एक फैमिली हैं। अंकल, अब जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं भी किसी की मदद करूंगा। बिल्कुल बेटा, यही तो असली खुशी है। सेठ जी, मैं वादा करता हूँ, एक दिन मैं भी किसी की मुसीबत में काम आऊंगा। और इस तरह बारिश की उस भयानक रात ने सिखाया कि गरीबी सिर्फ पैसों की कमी नहीं, बल्कि मानवीय रिश्तों की जरूरत है। सच्चे पड़ोसी वो नहीं जो पास में रहते हैं, बल्कि वो हैं जो मुसीबत में साथ खड़े होते हैं। ये कहानी है प्रिया की, जो रोज सुबह 4 बजे उठकर अमीर लोगों के घरों में झाड़ू पोछा करने जाती है। प्रिया एरिया के सारे बड़े बड़े घरों में काम करती ताकि अपने सपने पूरे कर सके, लेकिन समाज के ताने और तिरस्कार उसके भोले मन को तोड़ रहे थे। अरे मनहूस, पूरे घर में कहाँ चप्पल पहन के घूम रही हो? और ये क्या, उधर कहाँ कमरे में तुम जा रही हो? मैडम जी, मैं सिर्फ सफाई कर रही थी। प्रिया, मुझसे थोड़ा दूर रहकर बात किया करो, गंदी झुग्गी वाली। 10 बार बोला है कि पूरे घर में मत घुमा करो, अपना काम करो और निकलो यहाँ से। मैडम, मैं बस इस कमरे में रखी आईएएस की किताबें देख रही थी, सच में, और कुछ नहीं देख रही थी। तू और तेरा परिवार हमेशा नीच काम ही करोगे। पढ़ाई लिखाई तुम्हारे बस की बात नहीं। निकल यहाँ से और अपना काम कर। इस अपमानजनक शब्दों ने प्रिया के दिल में एक आग जला दी। उसी दिन उसने ठाना था कि मैं अब आईएएस बनकर दिखाऊंगी। मैं अपने और अपने परिवार का खोया हुआ मान सम्मान वापस लाऊंगी। प्रिया, तुम हमेशा क्लास में फर्स्ट आती हो, लेकिन आगे की क्लास में एडमिशन के लिए फीस में इतनी देरी क्यों? सर, घर की हालत ठीक नहीं है, लेकिन मैं पढ़ाई छोड़ना नहीं चाहती। मैं बहुत जल्दी फीस जमा कर दूंगी। बेटा, तुम्हारी मेहनत देखकर लगता है कि तुम जरूर कुछ बड़ा करोगी। स्कूल से घर आने के बाद प्रिया का संघर्ष और भी कठिन हो जाता था। प्रिया रात में मोमबत्ती की रोशनी में पढ़ाई किया करती और सुबह घरों में झाड़ू बर्तन। अरे सुनीता, तेरी बेटी रात रात भर जाग कर करती क्या है? पढ़ाई करती है दीदी। अरे हाँ, लड़की है, ज्यादा पढ़ लिख गई तो घर से भाग जाएगी। इससे अच्छा है काम सीख ले। हाँ यार, लड़कियों को इतना पढ़ाना ठीक नहीं है, बिगड़ जाती हैं। माँ, ये लोग हमेशा ऐसा ही क्यों बोलते हैं? बेटा, तू इनकी बातों पर ध्यान मत दे, तू पढ़, तेरे पापा और मैं तेरे साथ हैं। हाँ बेटी, चाहे हमें भूखे रहना पड़े, लेकिन तेरी पढ़ाई नहीं रुकेगी। साल गुजरते गए। प्रिया ने अपनी 12वीं की परीक्षा पास की और यूपीएससी की तैयारी शुरू की। पहले अटेम्प्ट का दिन आया। प्रिया यूपीएससी परीक्षा केंद्र पर खड़ी मन ही मन चिंता कर रही थी। भगवान, मेरी मेहनत सफल हो जाए, बहुत बहुत मुझे उम्मीदें हैं। लेकिन किस्मत ने एक और इम्तिहान लिया। पहले अटेम्प्ट में प्रिया फेल हो गई। रिजल्ट के बारे में जानने के बाद हर कोई उसका मजाक उड़ाने लगा, जैसे कि सबसे पहले श्रीमती वर्मा ने उसका मजाक उड़ाया।
हाँ देखा, कहा था ना मैंने, तुम्हारे बस की बात नहीं है। झाड़ू पोछाई तुम्हारा काम है, समझी? अरे प्रिया, कितने सपने देखे थे, अब समझ गई होगी अपनी औकात। माँ, माँ, सब मेरा मजाक उड़ा रहे हैं माँ। माँ, मैं फेल हो गई। बेटा, हार मत मान, एक बार और कोशिश कर, तू कर लेगी। पहली बार में फेल होने से कोई जिंदगी में फेल नहीं होता है, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हाँ बेटी, असफलता सफलता की सीढ़ी है। प्रिया ने हिम्मत नहीं हारी। दिन में काम, रात में पढ़ाई। वो फिर से दूसरे अटेम्प्ट की तैयारी में जुट गई। प्रिया दिन में 5 घरों में काम करती है और रात में पढ़ती है। मैं हार नहीं मानूंगी, किसी सूरत में हार नहीं मानूंगी। मुझे साबित करना है कि गरीब होना कोई गुनाह नहीं है और इंसान अपनी मेहनत से किस्मत बदल सकता है। प्रिया, तुम्हारी मेहनत देखकर मुझे यकीन है तुम जरूर सफल होगी। जी सर, मैं इस बार पास होकर रहूंगी। दूसरे अटेम्प्ट का परिणाम आने वाला था। पूरा परिवार और पड़ोसी इंतजार कर रहे थे, और फिर रिजल्ट का दिन भी आ गया। माँ, 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 मैं पास हो गई। माँ, माँ, मैं पास हो गई माँ, और मैं आईएएस बन गई माँ। बेटी, मेरी बेटी, तूने कर दिखाया। मेरी बेटी। भगवान का शुक्र है, मेरी बेटी अफसर बन गई। खबर सुनकर वही पड़ोसी जो पहले ताना मारते थे, उनके तो तेवर ही बदल गए। जो कल तक प्रिया को अंट संट बोलते रहते थे, आज वो उसी प्रिया के गुणगान गाने में लगे हुए थे। प्रिया बेटी, हमें माफ कर देना, हमने तुम्हें बहुत कुछ गलत कहा था, हमें माफ कर देना। हमसे अगर गलती हुई है तो हमें बड़ी खुशी है, लेकिन बेटी तूने नाम रोशन कर दिया हमारे पूरे एरिया का। अब प्रिया, मैं तो हमेशा तुझे मजाक में कहती थी। देख प्रिया, तूने अगर कभी भी बुरा माना हो ना, तो उसके लिए मुझे माफ़ कर देना। मुझे मालूम था तू तो हमेशा से होशियार थी, लेकिन मेरी बातें अगर बुरी लगी, उसके लिए माफ़ी मांगती हूँ। आंटी जी, सच बात तो ये है कि आपकी बातों ने ही ना मुझे बल दिया है। अगर वो चुभती हुई बातें आप नहीं कहती ना, तो मेरे अंदर आग कहाँ से लगती। आपकी बातों ने मेरे अंदर एक आग जलाई, एक अग्नि प्रज्वलित हुई मेरे अंदर। दृढ़ संकल्प लिया मैंने, और तब जाकर मैंने ये कर दिखाया। तो सबसे बड़ा धन्यवाद तो आंटी जी आपको है कि आपने मुझे मजबूर किया मजबूत बनने के लिए। धन्यवाद। जब प्रिया कलेक्टर बनकर अपने इलाके में आई, तो पूरी झुग्गी में जश्न का माहौल था। साथियों, मैं आज यहाँ एक सबूत के तौर पर खड़ी हूं कि गरीबी कोई अभिशाप नहीं है। मेहनत, लगन और परिवार का साथ मिले ना, तो कोई भी सपना पूरा हो सकता है। आपकी पैदाइश आपकी पहचान नहीं है, आपकी मेहनत और सपने आपकी असली पहचान है। और अगर मैं ये कर सकती हूं, तो आप भी कर सकते हैं। कोई भी बच्चा किसी भी घर में पैदा हुआ हो, लेकिन अपने दृढ़ संकल्प से ना अपने सपने पूरे कर सकता है। पूरा एरिया तालियों की गूंज से भर गया, और अपना भाषण खत्म करते ही वो सीधा मास्टर जी की तरफ भागी, और खुशी से उसने मास्टर जी को चरण स्पर्श किया। प्रिया, तुमने हम सब का नाम रोशन किया है। सर, आपने हमेशा मेरा साथ दिया, और ये सफलता ना आपकी भी है। प्रिया ने अपना पहला आदेश साइन किया, हर झुग्गी में मुफ्त शिक्षा केंद्र खोलने का। प्रिया के इस फैसले के बाद सभी गरीब बच्चों को मुफ्त एजुकेशन मिली, और उनकी किस्मत और भविष्य को चमकने का एक सुनहरा मौका। प्रिया की कहानी हमें सिखाती है कि शिक्षा सबसे बड़ी ताकत है। समाज का व्यवहार हमें तोड़ेगा या मजबूत बनाएगा, ये सब हमारे संकल्प पर आधारित है। आप मजबूर हो सकते हैं, गरीब हो सकते हैं, लेकिन अगर ठान लें तो एक दिन मजबूत भी हो सकते हैं। गरीबी कोई बाधा नहीं, बल्कि मेहनत करने की प्रेरणा है। क्या आपने कभी देखा है कि बारिश में भीगते हुए भी कोई परिवार खुशी से गाना गा रहा हो? आज मैं आपको ऐसी ही एक अनोखी कहानी सुनाने वाली हूँ, जो आपके दिल को छू जाएगी। ये है शर्मा परिवार की कहानी, जिनके पास मकान अधूरा था, लेकिन सिर पर पूरा आकाश था। लता, आज ठेकेदार साहब ने कहा है कि अगर काम अच्छा रहा तो बोनस मिलेगा।
सच में? तो इसका मतलब हम घर के छत के काम फिर से शुरू कर सकते हैं ना? पापा, सबके घर में सही छत है, सिर्फ हमारे ही घर में बारिश में पानी टपकता है। बेटा थोड़ा और इंतजार कर, मैं पैसे जोड़ रहा हूं, जल्दी हमारे सिर पर छत होगी। शर्मा परिवार का घर अधूरा था, सिर्फ 3 दीवार और ऊपर तिरपाल की छत। लेकिन जो चीज पूरी थी वो थी उनकी उमंगें और एक दूसरे के लिए प्रेम। कमल, तुम्हारा बैग और किताबें गीली क्यों हैं? मैडम, रात में बारिश हुई थी ना, तो घर में पानी आ गया था। कमल के घर में छत ही नहीं है। कैसा घर है यार, बारिश में भी तो भीग जाते होंगे लोग। हाँ, हम भीग जाते हैं, और क्या ही कर सकते हैं। कमल के साथ साथ छवि का हाल भी स्कूल में कुछ ऐसा ही था। सारे बच्चे क्लास में उसे उसकी गरीबी के लिए चिढ़ाते थे। छवि, तुम्हारी किताब पर पानी के दाग क्यों हैं? रात में बारिश हुई थी। अरे यार, छवि के घर में छत ही नहीं है, बारिश में कैसे रहते होंगे? हाय रे, घर कैसा है ये, तिरपाल लगा के रहते हैं। तो क्या हुआ, हमारे पास छत नहीं है तो क्या गलत है? अरे नाराज क्यों हो रही हैं? हम तो मजाक कर रहे थे। ये मजाक नहीं है। तुम्हें पता नहीं है कैसा लगता है जब बारिश में सब कुछ भीग जाता है। छवि के छोटे से दिल में बड़ा दुख था। वो अपनी गरीबी पर शर्मिंदा थी और दोस्तों के सामने अपमानित महसूस करती थी। स्कूल से छवि घर वापस आते ही अपने परिवार के सामने सिसक सिसक के रोने लगती है। मम्मी, मम्मी। क्या हुआ बेटा, तुम रो क्यों रही हो? स्कूल में सब मेरा मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं हमारे पास घर नहीं है, मैं वहां नहीं जाना चाहती। अरे मेरी लाडली, यहाँ आ, क्या कहते हैं वो लोग? दादी, वो कहते हैं हमारे घर में छत नहीं है, हम गरीब हैं, बारिश में भीग जाते हैं। छवि, मेरे साथ भी यही होता है, लेकिन तू एक बात बता, क्या हम खुश नहीं है परिवार में अपने साथ? हाँ, खुश तो है, लेकिन सबके सामने शर्म आती है। मेरी शहजादी, हमारे पास छत भले ना हो, लेकिन हमारे पास ये प्यारा सा परिवार तो है। हाँ बेटा, देखो तो सही, जब बारिश आती है तो हम परेशान होकर बैठते हैं या गाना गाते हैं? गाना गाते हैं। बिल्कुल, जिस घर में प्यार होता है, गाना होता है, हंसी होती है, वो घर कभी अधूरा नहीं होता। बेटा एक दिन जरूर आएगा जब हम इसी घर को अपनी मेहनत से पक्का बना लेंगे, लेकिन तब तक हम ये वक्त भी प्यार से गुजारेंगे। सच पापा? हाँ छवि। छवि के दिल में अब एक नई समझ आ रही थी। उसी रात बारिश फिर से शुरू हो जाती है और बरसात का सारा पानी घर के अंदर आने लगता है। मम्मी, अब पानी आ रहा है, चलो बर्तन रखते हैं। वाह, आज मेरी बेटी डरी नहीं। अरे ये तो मेरी प्यारी गुड़िया है, चलो इस बारिश के साथ हम लोग भी इसकी धुन के साथ गाना गाते हैं। अरे दादी, आप भी? क्या बात है, जीवन का आनंद तो ऐसे ही आता है। छवि, तू शुरू कर। हाँ, बारिश में भी खुशी है। सभी मिलकर गाना शुरू करते हैं। टिप टिप बारिश के साथ अब छवि भी समझ गई थी कि खुशी बाहरी वस्तुओं में नहीं बल्कि रिश्तों में होती है। अगले दिन ही स्कूल में छवि एक नए रूप के साथ जाती है। छवि, कल तू रो रही थी, आज तो बड़ी खुश लग रही है। हाँ, मैंने एक बात समझी है। क्या? मेरे घर में छत भले ना हो, लेकिन हमारे घर में इतना प्यार है कि बारिश में भी हम गाना गाते हैं। तुम्हारे घर में क्या ऐसा होता है? वाह, ये तो कमाल की बात है। और हाँ, एक दिन हम अपनी मेहनत से इस घर को पक्का बना भी लेंगे। रमेश की मेहनत और अच्छा बर्ताव अब रंग लाने लगा था। उसे समुदाय और अपने परिवार से सहायता मिली, जिससे वो अपने कच्चे मकान को पूरी छत देने वाला था। अभी तक 15,000, छत का काम कम से कम 50,000 का होगा। पापा, मैं कोचिंग पढ़ा दूंगा। और मैं पड़ोस में छोटे बच्चों को चित्रकारी सिखा दूंगी, ये मैं कर सकती हूँ। ये है मेरे पोते पोती,
शिक्षा सिर्फ पुस्तकों में नहीं होती। रमेश भाई, मैंने सुना तुम्हारी छत का काम बाकी है। मोहल्ले में सबने तय किया है कि छुट्टी के दिन मिलकर तुम्हारी छत बनाएंगे। सच में अंकल? हाँ बेटा, तुम्हारे घर से हमेशा खुशी की आवाज आती है। ये देखकर हम सबको प्रेरणा मिलती है। आखिरकार उनकी छत बनाने का दिन आ ही जाता है। समुदाय के सभी लोग मिलकर रमेश के घर काम करते हैं। भैया, लगता है जैसे पूरा मोहल्ला हमारा परिवार है। हाँ छवि, अब तुझे स्कूल में कोई कुछ नहीं कहेगा। हाँ भैया। वहीं बारिश फिर आई, लेकिन इस बार ये पहली बारिश थी एक नई छत के साथ। उस बारिश की आवाज, लेकिन अब घर के अंदर पानी टपकने की आवाज नहीं थी। वाह, पानी नहीं आ रहा, अब किताबें खराब भी नहीं होंगी। और अब तू स्कूल में गर्व से जा सकेगी। हाँ मम्मी। छवि ने सीखा, घर दीवारों से नहीं रिश्तों से बनता है, और सच्ची दौलत भी वही है जो बांटने से बढ़ती है। एक गरीब लड़का, फटे कपड़े, सब कहते थे भिखारी है। लेकिन एक दिन उसी लड़के ने ऐसा कारनामा किया कि पूरी पुलिस फोर्स उसे सल्यूट करने लगी। अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो किसी को उसके कपड़ों से जज करते हैं, तो ये कहानी आपकी सोच बदल देगी। रोहन बेटा, कल स्कूल में फिर बच्चे तेरे कपड़ों पर हंसेंगे। काश मैं तुझे नए कपड़े दिला पाती। कोई बात नहीं माँ, मैं घर के हालात समझता हूँ, मुझे नहीं है परवाह किसी की, तुम बस खुश रहो। तू बहुत समझदार है बेटा, लेकिन दुनिया की सोच बदलनी पड़ेगी माँ। मैं अपने काम से सबका मुंह बंद कर दूंगा। रोहन के पास नए कपड़े नहीं थे, लेकिन उसके अंदर नई उम्मीदों का खजाना था। वो नहीं जानता था कि आज का दिन उसकी जिंदगी बदलने वाला है। रोहन साइकिल से जा रहा है, तभी उसे एक बैग गिरा दिखता है। ये बैग यहाँ कैसे? और ये देखो, कितने सारे पैसे। इसमें ये कार्ड भी है, शर्मा जी का नाम है इस पर। रोहन को उस बैग में 2 लाख रुपए कैश और कुछ जरूरी कागजात दिखते हैं। इतने पैसे, माँ की सारी परेशानियां खत्म हो सकती हैं। मेरे लिए नए कपड़े, अच्छा घर, माँ के लिए कपड़े। लेकिन रुको, ये तो चोरी हो जाएगी। रोहन बैग को अच्छे से देखता है और उसमें एक टूटा फोन भी मिलता है। ये फोन टूटा हुआ लगता है कोई झगड़ा हुआ है। शायद ये बैग छीना गया हो। मुझे पुलिस को भी बताना चाहिए। रोहन के दिमाग में सिर्फ पैसे वापस करने का ख्याल नहीं था, उसके अंदर एक सच्चे जासूस की भावना जग गई थी। वो समझ गया था कि यहाँ कुछ और भी गड़बड़ है। स्कूल के ऑफिस में रोहन बैग लेकर अंदर आया। सर, मुझे ये बैग रास्ते में मिला था, लेकिन मुझे लगता है यहाँ कुछ गड़बड़ है। इसे पुलिस को दिखाना चाहिए। अरे, मुझे पूरी बात बताओ बेटा। सर, रास्ते में मुझे ये बैग मिला जिसमें टूटा हुआ फोन, कुछ बिखरे हुए कागजात मिले। मुझे तो लगता है ये सिर्फ गिरा हुआ बैग नहीं है, बल्कि जरूर कहीं ना कहीं कुछ अपराध हुआ है। तुम सिर्फ ईमानदार नहीं, बहुत समझदार भी हो। मैं तुरंत शर्मा जी और पुलिस को फोन करता हूँ। मिस्टर शर्मा तेजी से स्कूल आते हैं। साथ में उनका बेटा आरव भी ऑफिस में एंट्री करता है। वो बैग कहाँ है? उसमें मेरे बिजनेस के बहुत जरूरी डॉक्यूमेंट्स थे। मिस्टर शर्मा, ये रोहन है, इसने आपका बैग वापस किया है। तुम्हारे कपड़े, तुम्हारी हालत देखकर लगता है कि तुम्हें पैसों की जरूरत होगी, फिर भी तुमने। अंकल, जरूरत है, लेकिन गलत तरीके से नहीं। मेरी माँ कहती है कि मेहनत से कमाया हुआ 1 रुपया भी चोरी के 1000 रुपयों से बेहतर है। रोहन, मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं? तुम नहीं जानते तुमने मेरी कितनी बड़ी मदद की है। तुम्हारा लाख लाख धन्यवाद बेटा। रोहन ने मुस्कुराते हुए उनका बैग वापस कर दिया। वहीं कुछ दिन बाद पुलिस स्टेशन में रोहन को बुलाया गया। रोहन, तुम्हारी जानकारी से हमने उस गैंग को पकड़ लिया है। वे महीनों से हम लोगों को लूट रहे थे। सच में सर? मतलब और लोग भी सेफ हो गए, है ना? रोहन, तुमने न सिर्फ मेरे 2 लाख बचाए, बल्कि कई और लोगों को बचाया। तुम एक हीरो हो। रोहन, मैं तुम्हें पुलिस फोर्स ज्वाइन करने का ऑफर देता हूं। तुम जब बड़े हो जाओ तो हमारे साथ देश की सेवा कर सकते हो। सर, ये तो मेरा सपना है। मैं अपनी ईमानदारी को देश की सेवा में लगाना चाहता हूँ। रोहन के फटे कपड़ों में छुपा था एक सच्चा देशभक्त। उसकी ईमानदारी ने उसे सिर्फ पैसे नहीं, बल्कि जीवन का असली मकसद दिया था। रोहन,
शर्मा जी ने मुझे उनकी कंपनी में जॉब दे दी है और तेरी पढ़ाई का भी इंतजाम हो गया। माँ, देखो आज मेरे पास नए कपड़े हैं, लेकिन मैं हमेशा याद रखूंगा कि व्यक्ति कपड़ों से नहीं अपने कर्मों से महान बनता है। रोहन, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारे कपड़े देखकर तुम्हें जज करता था। अब मैं समझ गया कि दोस्ती दिल से होती है। आरव, कोई बात नहीं। अब हम साथ मिलकर पढ़ेंगे और एक दिन साथ में देश की सेवा करेंगे। रोहन, तुम्हारी स्कॉलरशिप पुलिस एकेडमी में कंफर्म्ड है। तुम एक सच्चे ऑफिसर बनोगे। सर, मैं वादा करता हूँ कि मैं अपनी ईमानदारी और समझदारी से देश की सेवा करूंगा। आज रोहन ने हमें सिखाया कि फटे कपड़े भी ईमानदारी और बुद्धिमत्ता से चमक सकते हैं, जबकि महंगे कपड़े भी बेईमानी से बदनाम हो जाते हैं। किसी को भी उसके कपड़ों से जज मत करिए, क्योंकि सच्चाई ये है कि असली यूनिफॉर्म तो चरित्र की होती है। रोहन आज एक सक्सेसफुल पुलिस ऑफिसर है। उसकी ईमानदारी ने उसे सिर्फ सफलता नहीं दी, बल्कि देश की सेवा का सुनहरा मौका भी दिया। ये कहानी जो साबित करती है कि हीरोज कपड़े में नहीं, हिम्मत में छुपे होते हैं।